अगस्त का महीना शुरू होते ही एक अजीब सा भाव मन में हिलोरे मारने लगता है। हर भारतीय को प्रतीक्षा होती है 15 अगस्त की। 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। लाल किले पर तिरंगे को लहराते हुए देखने का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हालांकि इस साल तो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा होगा। वैसे 15 अगस्त अभी थोड़ी दूर है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगस्त के महीने की कुछ और भी तारीखें हैं जो इतिहास में विशेष रूप से अंकित हैं। और ऐसी ही तारीख है 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 को भारत की आजादी की वो लड़ाई शुरू हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव से आपको अगस्त क्रांति के बारे में कुछ बताएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे और उस क्रांति के बारे में बताएंगे जिसमें गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत मुंबई के एक मैदान से हुई। सेंट्रल मुंबई के इस मैदान को उस वक्त गोवालिया टैंक मैदान कहा जाता था। मराठी में गोवालिया शब्द का मतलब है गो यानी गायें। उस वक्त तक इस मैदान में गाय भैंसों को नहलाने का काम किया जाता था, इसलिए इसका नाम गोवालिया टैंक मैदान था। पर इसी मैदान से 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अपने भाषण में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और इसके बाद से ही इस मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा दिया तो पूरे भारत में जैसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो चिंगारी भड़क रही थी वो ज्वाला बनकर धधकने लगी। इसका बहुत सुंदर चित्रण दूरदर्शन के धारावाहिक भारत एक खोज में हुआ है। देखिए प्रसार भारती आर्काइव से इसी धारावाहिक की 52वीं कड़ी का एक अंश। नमस्कार। नमस्कार। और बलियाटिक, आज शाम सेंट्रल हॉल चल रहे हो ना? क्यों? अरे रवि ठाकुर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, शाम 5 बजे। हाँ 7 अगस्त। मगर बाबू मोशाय, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, यहीं पर। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे ये अंग्रेज सब भागेंगे नहीं देश से। लेकिन समझ भी तो आने वाले। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। आज गोरिल्ला नहीं आएंगे? अबे गोरिल्ला नहीं बे, डॉक्टर गहरुला। हाँ वही डॉक्टर गोरिल्ला। सुना है जर्मनी से गोरिल्ला वार सीख के आए हैं। अरे तुम रहोगे गंवार के गंवार ही। जर्मनी नहीं थे डॉक्टर गहरुला, वियना गए थे ऑस्ट्रिया में डॉक्टरी पढ़ने के लिए। तुम भी सरकारी अफवाहों में आगे लगते हो दोस्त। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। बैठे बैठे। देखो गुरुजी, डिपार्टमेंट में केवल हाँ, यहाँ मैं तुम्हारा साथी हूँ, गांधी जी का सेवक शर्मा जी। अरे ये देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अंग्रेज यहाँ से चले जाए, मैं वर्तमान स्थिति का खात्मा करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे अराजकता का खतरा क्यों न उठाना पड़े। काहे 100 मकर बनाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। काहे 100 मकर बनाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। साहब अपने संग में अपने कुत्ते भी ले जाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। काहे 100 मकर बनाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। साहब अपने संग में अपने कुत्ते भी ले जाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। काहे 100 मकर बनाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ, अरे अब भागो लंदन जाओ। नमस्कार। बैठो। दोस्तों, आज जिस समय यहां से हजारों मील दूर बंबई में कांग्रेस कमेटी की महासमिति का अधिवेशन चल रहा होगा,
हम लोग यहां काशी में उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जगह जगह आप जैसे नौजवान, औरतें, बूढ़े, बच्चे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिल रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है गांधी जी के नए आंदोलन का, जिसकी रूपरेखा खुद गांधी जी कल 8 अगस्त को बंबई में लाखों लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन गांधी जी का नया आंदोलन है क्या? गांधी जी ने खुद कहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की तरह से इस बार मैं मांगकर जेल जाने वाला नहीं हूं। यह संग्राम फर्क होगा, तेज और तीव्र होगा। अब हम कभी अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि अपना हक छीनेंगे उनसे। आजादी हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। जैसे ही इस भाव का संचार पूरे भारत में हुआ, हर शहर, हर गांव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। गांधी जी के नारे करो या मरो के साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक जन क्रांति का बिगुल बज गया। पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गूंज उठा। जगह जगह घरों से निकलकर लोग हाथों में तिरंगा लिए देश की आजादी के लिए आंदोलन करने लगे। किसी को जैसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। ना जाने कितने युवाओं, महिलाओं ने अपने सीने पर गोली खाई और शहीद हो गए। आज हम ऐसे शहीदों के नाम भी नहीं जानते। मध्य प्रदेश के साहू और उदय चंद की वीरता की कहानी कितने लोग जानते हैं, लेकिन प्रसार भारती आर्काइव्स पर जाकर अगर आप आजादी की कहानी कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से वीरों की दास्तान जानने को मिलेगी। देखिए इसी कार्यक्रम की 38वीं कड़ी का ये अंश। सन 42 की अगस्त क्रांति मध्य प्रदेश के अनेक नगरों में भड़क उठी थी। यहाँ भी लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी गांधी जी के महामंत्र करो या मरो का इतना जबरदस्त असर हुआ था कि विद्यार्थी, नवयुवक और जनता के सभी वर्ग क्रांति में शामिल हो गए थे। सभी के अंदर कुछ करने की प्रबल भावना थी, फिर चाहे मातृभूमि के लिए बलिदान ही क्यों न देना पड़े। और बलिदान देने में भी होड़ लगी हुई थी। सभी आगे बढ़कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे, भले ही बदले में उन्हें गोली क्यों न खानी पड़ी हो। मध्य प्रदेश में सागर जिले के गढ़रकोटा में आंदोलनकारियों का जुलूस निकला तो उसमें झंडा लेकर सबसे आगे चला साहूलाल बैसाखिया। जुलूस के साथ स्थानीय थाने की इमारत पर वो तिरंगा फहराने जा रहा था। उस समय साहूलाल का जोश बढ़ा हुआ था और वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन थाने पर तैनात पुलिस भी ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों से लैस थी। जुलूस ने पुलिस के आदेशों की कोई परवाह नहीं की। साहूलाल तो बड़ी निर्भीकता से नारे लगाता हुआ थाने के अंदर पहुंच गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। और अगले ही क्षण उस पर गोलियों की बौछार हुई। गोलियों से छलनी होकर भी साहूलाल तिरंगा थामे नारे लगाता रहा। आखिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अगले दिन यानी 23 अगस्त 1942 को उसने प्राण त्याग दिए। उधर मंडला में 10वीं कक्षा का छात्र उदय चंद जैन अगस्त क्रांति के जुलूस के आगे आगे तिरंगा झंडा लेकर चला। उदय चंद एक तेजस्वी युवक था और पूरे मंडला में बहुत लोकप्रिय था। उसके नेतृत्व में जनता का उत्साह दुगना हो उठा था। 15 अगस्त 1942 का वो दिन मंडला के इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ है। जुलूस जब बाजार में पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद थानेदार ने चेतावनी दी, अगर आप लोगों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। और उदय चंद ने अपनी कमीज फाड़कर सीना दिखाते हुए गर्जना की, हम ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने आए हैं। लो, मेरा सीना खुला है, तुम्हें जितनी गोलियां चलानी है चला लो। जवाब में थानेदार ने गोलियां चलाईं। उदय चंद के सीने में 2 गोलियां लगीं। वो गिर पड़ा। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 16 अगस्त को उसने वीर गति प्राप्त की। उधर जबलपुर में घंटा घर से आंदोलनकारियों का जुलूस नगर की ओर चला तो उसका नेतृत्व किया कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी गुलाब सिंह ने।
स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाएं पीछे नहीं रहीं। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने बंबई के अगस्त क्रांति मैदान में राष्ट्रीय झंडा फहराया। 1942 के अगस्त क्रांति में अरुणा आसफ अली की सक्रिय भूमिका के कारण दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने उन्हें 1942 की रानी झांसी नाम दिया। आजादी की कहानी धारावाहिक में मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का चित्रण है। इस आंदोलन में श्रीमती मीराबाई, श्रीमती रुक्मणीबाई, श्रीमती लीलावती जैसी वीरांगनाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में न केवल सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध खूब जल से जुलूस निकाले, अंग्रेजी दमन का खूब डटकर सामना किया। कुछ ने तो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। सन 42 की क्रांति में असम, बंगाल आदि प्रांतों के अलावा अन्य अनेक स्थानों में महिलाओं ने खुलकर भाग लिया, जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हुईं। रायपुर मध्य प्रदेश की रुक्मणीबाई ने तो पुरुषों के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी हिस्सा लिया था। वो क्रांतिकारी आंदोलनों का संगठन करती रहीं और जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाती रहीं। आखिर रुक्मणीबाई को 6 महीने के कठोर कारावास में डाल दिया गया। जेल में उन्हें इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी कि अंत में वो शहीद हो गईं। उधर अहमदाबाद में एक महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रभावती घायल क्रांतिकारियों का इलाज किया करती थीं। उसी दौरान वो उनकी क्रांति कथाएं सुना करती थीं। इन कथाओं ने उनके अंदर ऐसी राष्ट्रीय चेतना जगाई कि वो स्वयं क्रांतिकारी हो गईं। सन 42 के आंदोलन में डॉक्टर प्रभावती ने खुलकर भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व, नारेबाजी और क्रांतिकारी गतिविधियों में पुरुषों के साथ बराबरी से काम करने वाली डॉक्टर प्रभावती शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन गईं। डॉक्टर प्रभावती को आखिर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि वो मृतप्राय हो गईं। तब उन्हें जेल से छोड़ा गया, पर डॉक्टर प्रभावती ने तो ये सारे कष्ट भारत माता की मुक्ति के लिए सहे थे, इसलिए शीघ्र ही वो वीर गति को प्राप्त हो गईं। अहमदाबाद की ही जयावंती संघवी ने भी अगस्त क्रांति में खुलकर काम किया। जयावती ने छात्र छात्राओं को संगठित कर एक विशाल जुलूस निकाला। पुलिस ने इस जुलूस पर आंसू गैस छोड़ी। जयावती आंसू गैस की परवाह न करके वहीं डटी रहीं। इस कारण उन पर गैस का बहुत ज्यादा असर हुआ और उन्होंने घटनास्थल पर ही अपनी शहादत दे दी। इतना ही नहीं, अनेक महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस तरह सन 42 की अगस्त क्रांति को अंग्रेजों ने पूरी तरह कुचलने का प्रयत्न किया। आंदोलनकारी निहत्थे होते थे और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता था, किंतु ब्रिटिश हुकूमत हिंसक हो उठती थी और यही कारण था कि देश भर में 15,000 से भी अधिक लोग केवल अगस्त क्रांति में शहीद हुए थे। इतनी सशक्त अहिंसक क्रांति से ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थीं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो और यूपी के बलिया का जिक्र ना हो तो यह तो हो ही नहीं सकता। यूं तो देश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल बाद यानी 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया भारत की आजादी से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था। हालांकि यह आजादी सिर्फ 4 दिन की थी। 4 दिन के लिए ही सही, बलिया ने खुद को आजाद तो करवा ही लिया था। यह आजादी इसलिए भी खास थी क्योंकि खुद तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर जेसी निगम ने आधिकारिक तौर पर बलिया का प्रशासन स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे को सौंप दिया था। देखिए उस वक्त के घटनाक्रम को प्रसार भारती आर्काइव्स से, भारत एक खोज में। रामनाथ, अरे पारस, तुम इतनी रात गए? तुम ठीक तो हो? हाँ, क्यों? अरे परेशान तो तुम लग रहे हो। मैंने सुना था कि तुम्हें गोली लगी हुई। अरे पारस, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो। देखो,
अगर गोली लग भी जाती तो क्या होता? कल बाजार में पुलिस वैन से पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, 9 लोग मार दिए बलिया की सड़कों पर। मैं भी उनमें से एक हो सकता था, मगर बच गया। यार, मैंने आज पहली बार गोलियों को चलते हुए और लोगों को मरते हुए देखा। क्या भीड़ ने हमला कर दिया थाने पर? नहीं, निहत्ती भीड़ बस नारे ही लगा रही थी। बस एक एक करके झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और ऊपर छत से थानेदार ने उन लोगों को गोलियों से मार डाला। 20 से ज्यादा लाशें पड़ी थी, मगर खुद की आहुति देने के लिए एक एक बढ़ते ही चले जा रहे थे। ये तो हद हो गई। क्या किसी ने थाने पर धावा नहीं बोला? क्या किसी को भी ऐसे थानेदार पर गुस्सा नहीं आया? क्या खून नहीं खोला किसी का? बलिया में 9, बेरिया में 19, पता नहीं और कितने लोगों का खून चढ़ेगा हमारे सर। कल के मरने वालों की फहरिस्त है? यस सर। मिस्टर कक्कड़ जी, आपके बांसडी का क्या हाल है? सर, तहसील पर पूरा कब्जा कर लिया है लोगों ने और वहां भी झंडा लगा दिया है। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली तो उन्होंने मेरी गाड़ी फूंक दी। मुझे आपकी मोटर की नहीं, सरकारी माल की फिक्र है। तहसील के कैश का क्या हुआ? वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। वो भी लूट लिया। लूट लिया और आप देखते रहे? क्या करता सर, मेरे देखते ही देखते पूरा पैसा बांट दिया उन्होंने लोगों में। सरकारी नौकरों को 4 महीने की तनख्वाह भी दे दी और बोल दिया छुट्टी मनाए, अब अंग्रेजों की हुकूमत गई। सर, चारों तरफ से बलिया गिरता जा रहा है। हजारों लाखों लोग अपने गांव छोड़ छोड़ कर इस तरफ चले आ रहे हैं कि बलिया कलेक्ट्रेट पे कब्जा करना है। बेरिया गोली कांड न जाने लोगों के मन में कहां से इतना जोश और गुस्सा पैदा कर दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि वो गोलियां पीठ पर नहीं, सीनों पर झेल रहे हैं। मिस्टर कक्कड़ जी, आपके पास ट्रेजरी में कितने रुपए हैं? करीब 9 लाख रुपए कैश और 50-60 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर। सब जला दीजिए फौरन। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये रुपया क्रांतिकारियों के हाथ लगे, और जलाने के पहले सब नोटों के नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है सर। 9 लाख रुपए कैश जलाएंगे सर? तो और क्या करूं, आप लोगों में बांट दूं? आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। कहां जाना है सर? वी हैव टू सरेंडर। क्या सर? देयर इज नो अदर वे। आज से बलिया की हुकूमत खत्म। पर सर वीकेंड। गाड़ी लाओ। बलिया ने 12 दिनों के भीतर अहिंसात्मक जनक्रांति द्वारा अंग्रेज हुकूमत का खात्मा कर दिया। 1942 ही वो वर्ष था जब विदेशों में रह रहे भारतीय भी भारत को आजाद कराने के लिए काफी उद्वेलित थे। उस वक्त जापान में सरदार मोहन सिंह के मन में आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया और विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। सरदार मोहन सिंह के नेतृत्व में जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, लेकिन जापानी सरकार और सरदार मोहन सिंह के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद हो जाने के कारण मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की सलाह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। जापानी ये नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, पर रास बिहारी बोस तो इस फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपना चाहते थे और वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें जापान सरकार तथा रास बिहारी बोस की मार्फत आजाद हिंद फौज का निमंत्रण मिल चुका था, लेकिन जर्मनी से जापान पहुंचना न तो आसान था, न ही खतरे से खाली था। फिर भी वो 8 फरवरी 1943 को जर्मनी की कील बंदरगाह से एक जर्मन पनडुब्बी में जापान के लिए रवाना हुए। उन्होंने एक बार फिर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया और अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र वाले जलमार्ग से होकर ही आए। हालांकि उन्हें इसके लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। वो पहले अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुद्र के भीतर यात्रा करते हुए 28 अप्रैल को मेडागास्कर से 400 किलोमीटर दक्षिण में किसी स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मन पनडुब्बी छोड़ दी और जापानी पनडुब्बी में सवार हुए। जापानी पनडुब्बी से वो 6 मई को सुमात्रा की बंदरगाह सवांग पहुंचे।
और वहां से वायुयान द्वारा 16 मई 1943 को टोक्यो पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस ने 4 महीने की ये कठिन और खतरनाक यात्रा किस तरह पूरी की होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो आता है। भारत छोड़ो आंदोलन का असर उस वक्त अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले भारतीय सिपाहियों पर भी पड़ा। उसी दौर में भारतीय नौसेना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। भारतीय इतिहास के ये कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनका ताल्लुक आजादी की लड़ाई से तो है, लेकिन राजनीतिक या कुछ अन्य कारणों से उन पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। इन्हीं पन्नों में 1946 में हुई नौसेना की एक बगावत का जिक्र है। इस बगावत ने आजादी के राजनीतिक आंदोलन के समानांतर एक अलग ही माहौल खड़ा कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई कि उसने भारत छोड़ने का फैसला जल्दी से जल्दी लेने का निर्णय लिया। इस बगावत ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि यदि वो और अधिक समय तक भारत में टिके रहे तो वापस ब्रिटेन भागने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। दरअसल 18 फरवरी 1946 को नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार पर हुए इस विद्रोह की असल वजह सैनिकों को मिलने वाला खराब खाना था, भोजन था, जिसके खिलाफ सैनिकों ने आवाज उठाई। इस बगावत में जहाज के कप्तान FM किंग की नस्लवादी टिप्पणी ने आग में घी का काम किया, जिससे बागी सिपाहियों ने और उग्र रुख अख्तियार कर लिया। यूं तो इस बगावत का आगाज बंबई में हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इस बगावत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हालांकि इस आंदोलन का जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं ही मिलता है, लेकिन इस आंदोलन ने ऐसी चिंगारी को हवा दी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को, हिंदुस्तान को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसार भारती आर्काइव्स पर आजादी की कहानी कार्यक्रम के 41वें एपिसोड में इस विद्रोह के बारे में आप और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह भी स्पष्ट दिखने लगा था कि जिस भारतीय सेना पर वो आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी, उस सेना के सैनिक भी अब अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। 18 फरवरी 1946 को तो बंबई में नौसेना के एक भाग ने सचमुच ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हुआ ये कि इन नौसैनिकों में आजाद हिंद फौज के आदर्श और भारतीय राष्ट्रीय भावना जाग चुकी थी। अपनी इस भावना की अभिव्यक्ति उन्होंने पहले तलवार नामक जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद नारे लिखकर की। इन नारों को जब कमांडर कॉल ने पढ़ा तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके स्वयं के हृदय में देशभक्ति की भावना जाग उठी थी। जब ब्रिटिश अफसरों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कमांडर कॉल को वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह एक अंग्रेज कमांडर किंग को भेजा। ये कमांडर किंग अपनी सख्तियों, दुर्व्यवहार आदि के लिए बदनाम था। उसने आते ही जब तलवार की दीवारों पर लिखे नारे पढ़े तो वो क्रोध से पागल हो गया और उसने नौसैनिकों को सताना शुरू कर दिया। 17 फरवरी 1946 की बात है। कमांडर किंग के आदेश पर भारतीय नौसैनिकों को खराब भोजन परोसा गया। नौसैनिकों में इससे और भी विद्रोह भड़का। फिर भी उन्होंने कमांडर किंग से जाकर शिकायत करना ठीक समझा। जब उन्होंने कमांडर किंग से खराब खाने की शिकायत की तो कमांडर किंग बिगड़ गया। जो खाना तुम्हें दिया जा रहा है उसे गनीमत समझो, क्योंकि भिखमंगों को पसंदगी का हक नहीं होता। भारतीय नौसैनिकों का इससे ज्यादा और अपमान क्या हो सकता था। 18 फरवरी 1946 सवेरे का समय। तलवार जहाज के नौसैनिकों को सवेरे की परेड के लिए बुलाने का बिगुल बजा तो कोई सैनिक बाहर नहीं निकला। और जोर से बिगुल बजाया गया, फिर भी कोई सैनिक बाहर नहीं निकला। अभी नौसेना के अफसर सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक बैरकों से सैनिक निकले और नारे लगाने लगे। हम परेड का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग हड़ताल पर हैं। हम भूख हड़ताल पर हैं। हमें अच्छा खाना दो। हमें अंग्रेजों जैसी सुविधा दो। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करो। अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। उन्हें ऐसे विद्रोह की कभी आशा नहीं थी। आजाद हिंद फौजों के वीरों की रिहाई की मांग से उन्होंने इस विद्रोह को राजनीति प्रेरित समझा। अंग्रेज अफसरों ने खराब खाने की बात को महत्वपूर्ण नहीं समझा। ये बात
चारों तरफ फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने 2 भारतीय अधिकारियों लेफ्टिनेंट कोहली और लेफ्टिनेंट नंदा को हड़ताली नौसैनिकों से बातचीत करने और उन्हें समझाने बुझाने के लिए भेजा, लेकिन हड़ताली नौसैनिकों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तब 2 अंग्रेज अफसर फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल रैटरे और कैप्टन इनगो जोन्स बातचीत के लिए गए। रियर एडमिरल रैटरे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा खाना मिलेगा और कमांडर किंग को हटाकर मैं कैप्टन जोन्स को रखूंगा। पर नौसैनिक जानते थे कि पहला वादा एकदम बहानेबाजी है और कैप्टन जोन्स तो कमांडर किंग से भी ज्यादा बुरा है। जवाब में नौसैनिक विद्रोहियों ने एक बार फिर नारा लगाया, हमें जोन्स नहीं चाहिए, हमें भारतीय अफसर दो। आजाद हिंद फौज के अफसरों को रिहा करो। अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, तुम्हारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि मुझसे आकर बात कर सकते हैं। हम किसी भारतीय नेता के जरिए ही बात करेंगे। शाम होते होते तलवार के विद्रोह की खबर सब तरफ फैल गई। बंबई के सांधे अखबारों ने इस खबर को मोटे अक्षरों में छापा। ऑल इंडिया रेडियो ने इस खबर को देश भर में और बीबीसी ने दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। फिर तो बंबई में खड़े छोटे बड़े सभी जहाजों में भी विद्रोह फैल गया। हिंदुस्तान, कावेरी, सतलज, नर्मदा और यमुना बड़े जहाज थे और आसाम, बंगाल, पंजाब, ट्रावनकोर, काठियावाड़, बलूचिस्तान और राजपूत छोटे जहाज थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। ऐसे कितने ही संघर्षों और बलिदानों के चलते भारत आजाद हुआ और आज हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो, यह हर भारतीय को खुद तय करना है। लेकिन इनके सम्मान में इस वर्ष अपने घर पर तिरंगा जरूर लहराएं ताकि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा हो। डीडी दस्तावेज में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं कि स्वतंत्रता संग्राम की ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां हैं जो आप जानते भी नहीं, और अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये जाननी चाहिए, तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर आइए और जरूर इनको देखिए। आज के लिए इतना ही। डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।